17 मई 1498 को पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा भारत के कालीकट में पहुंचे। इससे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हुई। वास्को डी गामा के सफर ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। डी गामा के भारत पहुंचने ने सब कुछ बदल दिया। इसका ग्लोबल ट्रेड पर बहुत गहरा असर पड़ा। एशिया के लिए समुद्री रास्ता खोजने में यूरोपियन लोगों की दिलचस्पी का एक बड़ा कारण मसाले थे। काली मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों को यूरोप में खाने में स्वाद लाने, मांस को सुरक्षित रखने और इत्र बनाने के लिए बहुत पसंद किया जाता था। उस समय ये मसाले केवल एशिया में ही पाए जाते थे और अरब व्यापारी इन्हें जमीन के रास्ते यूरोप ले जाते थे, जिससे ये बहुत महंगे हो जाते थे। यूरोपियन लोग अरब व्यापारियों को दरकिनार कर सीधे स्रोत से मसाले प्राप्त करना चाहते थे। मसाला व्यापार अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था, जिसमें व्यापारियों को बहुत अमीर बनाने की क्षमता थी। मुनाफे की इसी क्षमता ने इस अवधि के दौरान यूरोपियन एक्सप्लोरेशन को काफी हद तक बढ़ावा दिया। पुर्तगाल और स्पेन जैसे राष्ट्र मसालों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एशिया में व्यापारिक ठिकाने स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। यूरोप में मसालों की मांग अतृप्त थी, जो पूरब के लिए एक नया रास्ता खोजने की इच्छा को हवा दे रही थी। इससे मसाला व्यापार पर नियंत्रण के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा हुई। वास्को डी गामा की खोज से पहले यूरोपियन लोगों के लिए भारत पहुंचने का एकमात्र रास्ता जमीन था। जमीन से जाने वाला यह मार्ग लंबा और कठिन था, जो कई साम्राज्यों और राज्यों से होकर गुजरता था, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने खतरे और चुनौतियां थीं। यात्रा यूरोप में शुरू होती थी और मिडिल ईस्ट से होकर जाती थी, जिसमें तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण वाले क्षेत्र भी शामिल थे। ये इलाके अक्सर राजनीतिक रूप से अस्थिर रहते थे, जहां डाकुओं और लुटेरों का खतरा बना रहता था। सिल्क रोड व्यापारिक चौकियों और मार्गों का एक नेटवर्क पूरे एशिया में फैला हुआ था। हालांकि इसने व्यापार को आसान बनाया, लेकिन इसने यात्रा को लंबा और महंगा भी बना दिया, क्योंकि व्यापारियों को हर पड़ाव पर टोल और टैक्स देना पड़ता था। इस स्थल मार्ग पर मुस्लिम व्यापारियों का नियंत्रण था, जिनका यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार था, जो मसालों सहित एशियाई वस्तुओं के लिए उच्च मूल्य वसूलते थे। इससे यूरोपीय व्यापारी निराश हुए और उन्हें पूरब के लिए एक नया रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। 15वीं शताब्दी में खुला समुद्र यूरोपियन लोगों के लिए बहुत बड़े रहस्य और भय का स्रोत था। जमीन से बहुत दूर जाने वाले नाविकों के इंतजार में रहने वाले खतरों के बारे में कई मिथक और किंवदंतियां प्रचलित थीं। एक आम धारणा थी कि पृथ्वी छपटी है और नाविकों को डर था कि अगर वे बहुत दूर चले गए तो वे किनारे से गिर जाएंगे। दूसरों का मानना था कि समुद्र में ऐसे भयानक जीव रहते हैं जो जहाजों को नष्ट कर सकते हैं और उनके चालक दल को खा सकते हैं। इन मिथों और आशंकाओं ने समुद्री यात्राओं को अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया। नाविकों को न केवल तूफानों और स्कर्वी के वास्तविक खतरों से जूझना पड़ता था, बल्कि अज्ञात के मनोवैज्ञानिक भय से भी जूझना पड़ता था। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन से रवाना हुए। उनके पास 4 जहाजों का बेड़ा था, साओ गैब्रियल, साओ राफेल पेरियो और एक सप्लाई शिप। जहाज छोटे थे, यहां तक कि उस समय के हिसाब से भी, जिनमें 3 साल की यात्रा के लिए पर्याप्त सामग्री थी। डी गामा के मिशन को पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम का समर्थन प्राप्त था, जिन्हें उम्मीद थी कि डी गामा भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोज लेंगे, जिससे पुर्तगाल को मसाला व्यापार में एक महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। यह यात्रा शुरू से ही खतरों से भरी हुई थी, जिसमें तूफान, बीमारी और विद्रोह लगातार खतरे बने हुए थे। जहाज लगातार हवा और लहरों से टकरा रहे थे और चालक दल स्कर्वी से पीड़ित था, जो विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली एक दुर्बल करने वाली बीमारी है। इन चुनौतियों के बावजूद डी गामा आगे बढ़ते रहे, धन और गौरव के वादे से प्रेरित, और यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि भारत के लिए एक समुद्री मार्ग संभव है। डी गामा की यात्रा के सबसे चुनौतीपूर्ण चरणों में से एक था केप ऑफ गुड होप की परिक्रमा करना, जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो अपने खतरनाक तूफानों और अप्रत्याशित धाराओं के लिए जाना जाता है। पिछले पुर्तगाली अभियानों ने केप को पार करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। डी गामा जहां दूसरे विफल हुए थे, वहां सफल होने के लिए दृढ़ थे।
उन्होंने अफ्रीकी तट के साथ तेज धाराओं से बचने के लिए अपने जहाजों को पिछले किसी भी अभियान की तुलना में अटलांटिक महासागर में आगे पश्चिम की ओर रवाना किया। यह रणनीति सफल साबित हुई। समुद्र में महीनों बिताने के बाद डी गामा और उनके चालक दल ने नवंबर 1497 में केप ऑफ गुड होप की परिक्रमा सफलतापूर्वक पूरी कर ली। यह एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने हिंद महासागर को यूरोपीय अन्वेषण के लिए खोल दिया। हालांकि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी भी कई चुनौतियां बाकी थीं, जिनमें अपरिचित पानी में नेविगेट करना, शत्रुतापूर्ण मूल निवासियों से निपटना और अपने चालक दल के मनोबल को बनाए रखना शामिल था। केप ऑफ गुड होप की परिक्रमा करने के बाद डी गामा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर रवाना हुए। उन्होंने अपने जहाजों की फिर से आपूर्ति करने और मरम्मत करने के लिए कई पड़ाव बनाए। उनका सामना अरब व्यापारियों से भी हुआ, जिन्हें डी गामा के इरादों पर शक था। पुर्तगाली जहाज हिंद महासागर को पार कर गए। मानसूनी हवाओं ने अपेक्षाकृत तेज नौकायन में उनकी मदद की। हालांकि यात्रा अभी भी लंबी और कठिन थी। चालक दल स्कर्वी और अन्य बीमारियों से पीड़ित था। समुद्र में हफ्तों बिताने के बाद डी गामा के जहाज आखिरकार भारत के तट के पास पहुंचे। यह चालक दल के लिए बहुत उत्साह का क्षण था। उन्होंने वह हासिल कर लिया था जिसे बहुत से लोग असंभव मानते थे। जैसे जैसे वे जमीन के करीब पहुंचे, डी गामा और उनके चालक दल ने एक नई और अनजानी दुनिया में प्रवेश करने के बारे में प्रत्याशा और घबराहट का अनुभव किया होगा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा के जहाज भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर कालीकट के बंदरगाह में पहुंचे। यह व्यापार का एक हलचल भरा केंद्र था, जिस पर जमोरिन के नाम से जाने जाने वाले एक इंडियानू राजा का शासन था। कालीकट के लोगों ने डी गामा और उनके आदमियों का उत्सुकता से स्वागत किया। पुर्तगाली शहर के बाजारों में प्रदर्शित मसालों, रेशम और अन्य विदेशी वस्तुओं को देखकर चकित रह गए। डी गामा ने जमोरिन को उपहार भेंट किए, जिससे पुर्तगाल के लिए व्यापारिक विशेषाधिकार हासिल करने की उम्मीद थी। हालांकि जमोरिन डी गामा की पेशकशों से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने मांग की कि अगर पुर्तगाली कालीकट में व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें भारी कर का भुगतान करना होगा। डी गामा और जमोरिन के बीच बातचीत तनावपूर्ण थी। भाषा की बाधा और सांस्कृतिक अंतरों ने संचार को कठिन बना दिया। अंततः डी गामा जमोरिन के साथ एक अनुकूल व्यापार समझौते को सुरक्षित करने में असमर्थ रहे और अगस्त 1498 में पुर्तगाल के लिए रवाना हो गए। भारत में वास्को डी गामा की यात्रा का यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने एशिया के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोल दिया और यूरोप और पूर्व के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। पुर्तगाली व्यापारी बढ़ती संख्या में भारत आने लगे। वे यूरोप में उच्च मांग वाले मसाले, रेशम और अन्य मूल्यवान सामान वापस लाते थे। इन सामानों ने पुर्तगाल में बहुत दौलत लाई। डी गामा की यात्रा ने अन्वेषण और उपनिवेशवाद की एक लहर भी दौड़ा दी। अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे स्पेन, इंग्लैंड और नीदरलैंड जल्द ही पुर्तगाल के नक्शे कदम पर चल पड़े। उन्होंने एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में उपनिवेश और व्यापारिक चौकियां स्थापित की। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का यूरोपीय संस्कृति और समाज पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे एशियाई वस्तुओं की मांग बढ़ी और यूरोप में एक व्यापारी वर्ग के विकास को बढ़ावा मिला। भारत में वास्को डी गामा के आगमन का उपमहाद्वीप पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने भारतीय मामलों में यूरोपीय भागीदारी की शुरुआत को चिह्नित किया। पुर्तगाली मसाला व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने भारतीय तट पर किले और व्यापारिक चौकियां बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में अरब व्यापारियों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अपनी बेहतर नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत में पुर्तगाली उपस्थिति के कारण स्थानीय शासकों के साथ संघर्ष हुआ। कई लड़ाइयां और झड़पें हुईं, क्योंकि उन्होंने व्यापार मार्गों पर अपने प्रभाव और नियंत्रण का विस्तार करने की मांग की। पुर्तगाली अपने साथ ईसाई धर्म को भी भारत लाए। उन्होंने मिशन स्थापित किए और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया, जिससे कभी कभी स्थानीय इंडियानू और मुस्लिम आबादी के साथ तनाव पैदा हो गया। भारत में वास्को डी गामा की यात्रा विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने वैश्विक व्यापार और अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। इसने यूरोपीय उपनिवेशवाद के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने आने वाली सदियों तक यूरोप और एशिया दोनों की नियति को आकार दिया।
डी गामा की यात्रा का शक्ति के वैश्विक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गया। इसके कारण नए व्यापार मार्ग स्थापित हुए और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। हालांकि डी गामा की यात्रा को अक्सर अन्वेषण और नाविक कौशल की जीत के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उनकी यात्रा के नकारात्मक परिणामों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। भारत में पुर्तगालियों के आगमन ने सदियों से चले आ रहे यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें शोषण का एशिया के लोगों और संस्कृतियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। आज वास्को डी गामा की विरासत जटिल और विवादित है। उन्हें एक कुशल नाविक और एक साहसी खोजकर्ता के रूप में याद किया जाता है, लेकिन साथ ही यूरोपीय साम्राज्यवाद और शोषण के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है। उनकी यात्रा दुनिया भर के लोगों को मोहित और प्रेरित करती रहती है, जो मानव इतिहास की परस्पर संबद्धता और क्रॉस सांस्कृतिक मुठभेड़ों के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है।